Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful question. A particle has initial velocity v vector is equal to 9 I cap minus 6 j cap and a constant force F vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap acts on the particle. The path of the particle is, and there are four options: straight line, parabolic, circular and elliptical. तो बच्चों दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ बट देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू टीच यू. देखिए इस सवाल को करने के दो मेथड है. एक मेथड होगा बाय कंपैरिजन. आइए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से. तो देखिए बच्चों ये दो डेटा अपने को दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 9 I कैप माइनस 6 j कैप है और जो फोर्स है वो बेसिकली एक कांस्टेंट फोर्स है और उसकी वैल्यू है 2 I कैप प्लस 3 j कैप. बच्चों इस सवाल में आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है वो दोनों परपेंडिकुलर है. कैसे पता लगा मुझे? आइए एफ डॉट वी करके देखते हैं. जब मैं फोर्स डॉट वेलोसिटी कर रहा हूं तो वो आ रहा है 18 माइनस 18 मतलब 0. और ऐसा कब हो सकता है? जब ये दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो, है ना. तो पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बाय कंपैरिजन में आपको बताने वाला हूं, है ना. तो आपको याद होगा द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट. तो आपको ध्यान होगा कि वहां पर क्या होता था कि इस तरीके से मान लीजिए किसी हाइट से मैंने किसी पार्टिकल को फेंका तो इसकी जो वेलोसिटी होती थी वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती थी और जो एक्सेलरेशन होता था वो कैसा होता था? वो इसके परपेंडिकुलर होता था, है ना. तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है और जो फोर्स लग रहा है इस पर, है ना, जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली क्या होता है? वो तो mg वेक्टर होता है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और वो कांस्टेंट होता है. तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी आती है. इसकी ट्रेजेक्ट्री आती थी पैराबोलिक. तो ये तो क्लियर है कि इसका रास्ता जो है वो क्या होगा? पैराबोलिक होगा. तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पैराबोला होगा. क्लियर है? क्योंकि हमारे केस में भी क्या हो रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो ये केस रिजेंबल कर रहा है किस केस से? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले केस से. इनफैक्ट मैं आपको एक और एडिशनल चीज बता दूं कि अगर वेलोसिटी फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं भी होती तो भी हम लोग बोलते कि इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक ही होगी. क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात करें, है ना, मान लीजिए कि मैं किसी हाइट से ऑब्लिकली फेंक रहा हूं, है ना, मैं किसी हाइट पे गया और यहां से मान लीजिए मैं ऑब्लिकली थ्रो कर रहा हूं किसी पार्टिकल को, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से होती थी, लेट अस से मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. और जो फोर्स वेक्टर होता था वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता था और उसकी वैल्यू होती थी m इंटू जी वेक्टर. तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स वेक्टर जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है. तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी जो है ना, वो कुछ ऐसा एंगल बना रही है सच दैट कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एज वेल एज थीटा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि रास्ता जो है वो कैसा होगा? वो पैराबोलिक ही होगा. बट मैंने इस सवाल को क्यों उठाया है एडवांस लेवल सवाल वाले सेगमेंट पे? उसका रीजन ये है कि मैं आपको इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल करके बताऊंगा अभी और ये भी प्रूव करूंगा कि क्यों वो जो इक्वेशन आ रही है वो पैराबोला ही कहलाएगी. तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. तो हम लोग अब बढ़ेंगे मेथड नंबर 2 की तरफ जहां पर मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल करके बताऊंगा. तो बच्चों मेथड 2 में पहुंचने के पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली कैसी होगी. आप ऐसा करिए कि फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं और दोनों के बीच में मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो बच्चों अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये मैं बोल दूंगा कि ये बेसिकली उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन हो गई. तो इसको देखते हुए मैं कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री बना सकता हूं, है ना. ये जो बेसिकली ट्रेजेक्ट्री हुई वो किसको देख करके मैंने बनाई है? ये मैंने बनाई है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट जो कि हॉरिजॉन्टली जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो वहां पर ऐसा कुछ रास्ता आता था. तो यहां पर जो ये वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन है उसका रोल ये वाली डायरेक्शन प्ले कर रही है और जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती थी उसका रोल ये वाली डायरेक्शन प्ले कर रही है.
तो जैसा प्रोजेक्टाइल यहां बनता था वैसा ही प्रोजेक्टाइल यहां पर भी बनेगा। चलिए बच्चों, तो मेथड 2 में सबसे पहले मैंने लिख दिया यहां पर कि वेलोसिटी क्या दी हुई थी इनिशियल अपने को और फोर्स क्या दिया हुआ था अपने को, है ना। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले मैं यहां पर x की दुनिया बनाऊंगा और y की दुनिया बनाऊंगा, ठीक है। x के लॉन्ग में क्या लिखूंगा, ux बराबर 9 और uy बराबर क्या लिखूंगा, uy में लिखूंगा -6। अब मैं ax बराबर कितना लिख दूंगा, लेट अस अज्यूम कि मास की वैल्यू जो है वो 1 kg है, ठीक है। मास क्या है उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, ax में लिख सकता हूं 2 और ay में क्या लिख सकता हूं 3। क्लियर है बात। तो अब देखिए यहां पर ux पता है, uy पता है, ax पता है और ay पता है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, किसी भी t टाइम के बाद, है ना, किसी भी t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं और किसी भी t टाइम के बाद इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पर x बराबर क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले बच्चों मैं x बराबर लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अभी मैं निकालूंगा सबसे पहले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो यहां पर x हम लोग लिख सकते हैं u इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 इंटू टी का स्क्वायर। और इसी तरीके से y बराबर क्या लिख दूंगा, वो मैं लिख दूंगा -6 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो बच्चों अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर निकालनी है तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं टाइम को एलिमिनेट करने की। तो बच्चों ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं सच दैट कि ये जो -60 है उसके साथ ये 6t बन करके कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 6t प्लस टी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 2/3। अब आप देखिए कि जो दूसरी इक्वेशन है ना, y बराबर -60 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। अब अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, क्या लिख दूंगा मैं, y बराबर -60 और इसके साथ क्या था, इसके साथ था प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां लिख देता हूं मैं प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 2। और इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, इन दोनों इक्वेशन को अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपली ऐड करने वाला हूं। तो ऐड करने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना बन जाएगा, 6 आ गया एलसीएम, तो ये 4t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहां से अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 13t स्क्वायर अपॉन 6। तो यहां से देखिए अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अपने पास t स्क्वायर की वैल्यू आ गई और वो कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 2x अपॉन 3 प्लस y। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग ना अभी क्या निकाले, टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, अब निकालते हैं टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3t स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू गायब हो जाएगी, उससे मुझे टी मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए जो लेफ्ट वाली इक्वेशन है ये क्या बन जा रही है, ये बन जा रही है 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 9 3 इज 27t अपॉन 2 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये इक्वेशन क्या है, y बराबर -6t प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 2। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27t अपॉन 2 और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 6 टाइम्स t और 3t स्क्वायर बाई 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 6 12, तो ये हो गया 39t अपॉन 2।
तो यहां से देखिए सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 39 टाइम्स t। तो देखिए यहां से अपने पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 2 टाइम्स y डिवाइडेड बाय 39, है ना। तो अपने पास t स्क्वायर की तो वैल्यू आ ही गई थी, अब t की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये देखिए बच्चों, मैंने t की भी वैल्यू यहां रख दी और t स्क्वायर की भी वैल्यू रख दी। अब अगर इस t का स्क्वायर करेंगे तो वो t स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 39, इसका अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो दिस शुड बी इक्वल टू 6 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय 2x अपॉन 3 प्लस y। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 39 इंटू 39, दिस हैज टू बी इक्वल टू 6 अपॉन 13, और यहां पर मैं 3 एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y, है ना। तो यहां से देखिए 3 इंटू 39, 39 से 39 यहां पर एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 39 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y। क्लियर है यहां तक। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और ओपन करते हैं। ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 2 12 12xy इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कितना, 6 9 54 5 6 18 18 और 5 23 234 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 टाइम्स y। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसको अब हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 3 6 2 2 4 x प्लस ये भी प्लस है तो फिर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आने पर माइनस बन जाएगा ना। तो ये कहलाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 4 12 1 3 9 10 1 3 2 6 7, तो 702y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, और आप मैथमेटिक्स में इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कोई इक्वेशन इस तरीके की होती है x और y में, और साथ ही साथ अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाता है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2h का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2h का रोल प्ले कर रहा है -12, है ना। तो आई कैन राइट 2h इज इक्वल टू -12। तो यहां से मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जा रही है, h बराबर आ जा रहा है -6। साथ ही साथ यहां पर a का रोल कौन प्ले कर रहा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है, और इसी तरीके से b का रोल कौन प्ले कर रहा है, वो 4 है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा कि a को लिख सकते हैं 9 और b की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं h स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36, और a इंटू बी की वैल्यू भी देखिए कितनी आ रही है, 36। इसका मतलब यहाँ पर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, कौन सी इक्वेशन, ये जो अभी हम लोगों ने डिराइव करी थी, है ना, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 468x माइनस 702y इक्वल टू 0, ये जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। और इसका मतलब ये किस की इक्वेशन हो गई है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन भी डिराइव कर ली इस ट्रेजेक्ट्री की, और हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया कि इसको पैराबोला ही होना पड़ेगा। पर साथ ही साथ हम लोगों ने पहले मेथड में ये भी देखा था कि किस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट को कंपेयर करके हम लोग इजीली कह सकते थे कि ये किसकी इक्वेशन होने वाली है, पैराबोला की, पर एग्जैक्ट इक्वेशन ये रही। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक को लेकर के। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।